कैसे हो दोस्तों। मैं शुभंकर पांडे, अचीव टारगेट विद शुभंकर चैनल में आपका स्वागत है। हम कुछ करंट अफेयर्स के वीडियो को डेली डालने का कोशिश करेंगे ताकि आप लोग कुछ करंट के जो विषय रहते हैं जिनके ऊपर एक समझ, एक ऐतिहासिक परिदृश्य पता होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार के प्रश्नों को वर्तमान में पूछा जाता है उन प्रकार के प्रश्नों को अगर हमें सॉल्व करना है तो करंट का एक बेस होना मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है। साथ में कुछ ऐतिहासिक परिदृश्य को भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। उस बात को ध्यान में रखकर डेली आपके सामने मॉर्निंग में कुछ एक विषय के ऊपर कुछ एक हेल्दी डिस्कशन करते हुए हमेशा करंट का एक विषय रखेंगे, जिसको देखकर, सुनकर, समझकर आप कहीं ना कहीं अपने सब्जेक्ट को मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे और उसको पढ़ने के बाद में आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि हमारा बेसिक करंट के साथ में एक अच्छा मैच बन रहा है, जिसके आधार पर क्वेश्चन राइटिंग करना और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, चाहे वो पीटी के लेवल के हो चाहे वो मेंस के लेवल के हो, वो दोनों के पीछे आपकी समझ डेवलप होगी और साथ में जब समझ डेवलप होगी तो उसका असर कहीं ना कहीं इंटरव्यू में भी दिखाई देगा। तो हम एक टॉपिक लेकर चलते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है जो वर्तमान में ग्लासगो में हो। वो ग्लासगो में हमें UNFCCC जो है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, हम वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जिन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया, उनके द्वारा किस प्रकार की बातों को बोला गया और साथ में उस बात का क्या प्रभाव होगा, भारत सरकार ने अभी तक के क्लाइमेट चेंज को लेकर क्या किया, दुनिया ने क्या किया और ये कोप होता क्या है, इन सब के विषय में हम गंभीर चर्चा करते हुए इस वीडियो को बनाते हैं। तो आइए हम मिलते हैं। UNFCCC कोप 26। ये कोप 26, इसमें कोप का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, मतलब वे सभी देश जिन्होंने UNFCCC के ऊपर हस्ताक्षर किए। अब आपको हम ये बता देते हैं, ये जो हो रहा है ये ब्रिटेन में हो रहा है और ब्रिटेन के ग्लासगो में। और UNFCCC की जो स्थापना है, ये प्रथम जो पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन था, उस सम्मेलन के तहत 1992 में हुई। और 1992 में जब हुई तो उसी के बाद से लगातार जलवायु के परिवर्तन को लेकर, उसके रोकथाम को लेकर लगातार बैठकों का दौर शुरू हुआ। उसमें जो सबसे पहली जो बैठक है वो हमें बर्लिन में दिखी, महत्वपूर्ण बैठक जिसे कहा जाता है कोप फर्स्ट। इसे थोड़ा सा याद रखिएगा तो आपको थोड़ा सा ऐतिहासिक बैकग्राउंड जो है वो क्लियर हो जाएगा। इसी के बाद में कोप थर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। कोप थर्ड इसलिए इंपॉर्टेंट मानी जाती है क्योंकि ये हुई थी जापान का एक शहर है टोक्यो, और आपको टोक्यो के पास में है आपका क्योटो। अगर आप मैप को अगर देखोगे तो आपको क्योटो करके एक शहर दिखाई देगा और क्योटो करके एक प्रोटोकॉल भी है। थोड़ा सा यहाँ से अगर आप समझ लो प्रोटोकॉल तो आपको बातें क्लियर है। क्योटो प्रोटोकॉल ये हुआ था बेटा 1997 में, और फर्स्ट जो हुई थी वो 1995 में हुई थी। अब इसी के बाद में कई सारे बैठकें हुई, जिसमें एक 2010 की जिसे कहते हैं डरबन। डरबन कहाँ पर है? यह है दक्षिण अफ्रीका में, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसी के बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट बैठता है वो 2015 का, जिसे कहा जाता है कोप 21, जो हुआ था पेरिस में। इस प्रकार से लगातार मिलना जुलना विश्व के सभी नेताओं का हमेशा जलवायु परिवर्तन को लेकर UNFCCC के अंतर्गत होते रहा। अभी जो वर्तमान में हुआ है कोप 26 हुआ है, और कोप 26 में कई सारे विदेशी नेताओं का भागीदारी रही, जिसमें अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका से, जिसे हम कहते हैं USA, उस अमेरिका से हमें जो बाइडेन का प्रतिनिधित्व दिखाई दिया। तो वहीं पर यदि हम भारत से बात करें तो भारत से हमें दिखाई दिया मोदी जी का। और उसी के बाद में अगर हम जापान के अलावा अगर हम चीन से बात करें तो चीन के प्राइम मिनिस्टर का यहाँ पर प्रतिनिधित्व थे, शी जिनपिंग इसमें आए नहीं थे। उसके पीछे क्या कारण है उसको भी हम कभी IR का अगर कभी टॉपिक रहेगा
तो उसमें हम समझने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा ब्रिटेन से वहाँ के जो प्रधानमंत्री जिसका नाम है मोरिस जॉनसन, उनकी भूमिका रही। ये कुछ वर्ल्ड लीडर रहे। अब इनमें भारत के प्रधानमंत्री की कुछ घोषणा महत्वपूर्ण रही, क्योंकि अभी एक शब्द आता है जिसे कहा जाता है कार्बन जीरो, कार्बन एमिशन जीरो, जिसे CEZ भी कहा जाता है। अब ये CEZ क्या है? ये वर्तमान में एक प्रचलित एक शब्दावली है जिसमें ये कहा गया है कि कोई भी देश जितना एमिशन करता है उतना ही ऑक्सीजन डेवलप करने की क्षमता रखे। इसी बात को कार्बन एमिशन कहा गया। इसका कार्बन एमिशन जीरो का मतलब ये नहीं है कभी कि कार्बन के उत्सर्जन को जीरो कर दिया जाए। कार्बन का उत्सर्जन तो होगा, क्योंकि अगर मनुष्य रहेगा तो स्वाभाविक रूप से वो ब्रीदिंग करेगा, तो वहां पर कार्बन उत्सर्जन होना स्वाभाविक ही है। पर कार्बन एमिशन जीरो का मतलब यहाँ पर ये है, कार्बन उत्सर्जन जीरो का मतलब यहाँ पर ये है, कार्बन उत्सर्जन शून्यता का मतलब यहाँ पर ये है कि कार्बन का उत्सर्जन किया जाएगा, परंतु जितना उत्सर्जन होगा उतनी ही मात्रा में हम ऑक्सीजन को भी प्रोड्यूस करेंगे। ये क्षमता को लाना, इस बात को लेकर बहस होते रहे। क्योंकि पेरिस प्रोटोकॉल जब हुआ था 2015 में, तो 2015 में कुछ बातों को लेकर विकसित देश और विकासशील देश के बीच में मतभेद था। विकसित देश जो है, जिन्होंने एक लंबे समय से, अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो दुनिया में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति जिस देश में आई वो ब्रिटेन ही था, जहां पर 1750 से लेकर 1850 तक के एक लंबे कालखंड में लगातार औद्योगिकरण किया गया, और औद्योगिकरण करने के लिए जीवाश्म ईंधनों का उपयोग किया गया, कोयले का उपयोग किया गया, तो कार्बन का उत्सर्जन उन्होंने ज्यादा किया। उसके बाद में जो औद्योगिक क्रांति थी उसका लगातार प्रसार होते चले गया, जैसे जर्मनी में हुआ, जैसे फ्रांस में हुआ, जैसे अमेरिका में हुआ, सभी जगह पर हुआ। तो सभी देशों ने प्राय कार्बन का एमिशन जो है वो पहले बड़ी मात्रा में किया, और जब एमिशन किया तो एमिशन करने के बाद में उसके दुष्प्रभाव भी दिखाई दिए। और जब दुष्प्रभाव दिखाई दिए तो उस दुष्प्रभाव के कारण उन्होंने अब जो नवीन देश हैं, जो विकसित देश है, जो उपनिवेशवाद के बाद में अपने आप को स्वतंत्र करे और आगे बढ़े, उन देशों के ऊपर अब कार्बन उत्सर्जन को ब्रेक लगाने की बात कहने लगे। और यहीं से विकासशील और विकसित देशों के मध्य में मतभेद शुरू हुए, क्योंकि विकसित देशों का कहना है कि कार्बन एमिशन को कम करने में विकासशील देश की भी भूमिका होनी चाहिए, और विकासशील देशों का कहना है कि भैया कार्बन उत्सर्जन तो अभी हाल फिलहाल में हमारे द्वारा किया जाने लगा, और आपके द्वारा जो किया गया उसका दुष्परिणाम अभी दिख रहा है, तो मतलब ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन है? विकसित देश है, डेवलपिंग कंट्री है कि डेवलप कंट्री? डेवलप कंट्री है। इस बात को, मतभेद को लेकर पेरिस में कुछ मुलाकात हुई, और पेरिस मुलाकात इसलिए हुई थी क्योंकि एक प्रोटोकॉल जो था वो आगे चलकर समाप्त होने वाला था। उस प्रोटोकॉल का नाम है क्योटो प्रोटोकॉल। अब ये क्योटो प्रोटोकॉल क्या कहता है, इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल एक महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल है जो कार्बन एमिशन को ही कम करने के लिए, और क्योटो प्रोटोकॉल 1997 का तो है, परंतु ये प्रभावशील हुआ 2005 में। अब जब 2005 में ये प्रभावशील हुआ तो 2005 से मतलब ये बाध्यकारी प्रोटोकॉल था। जिन जिन देशों ने इस प्रोटोकॉल को माना और अपने यहाँ पर रिकॉग्नाइज करवाया, तो उनके लिए आवश्यक था कि वो अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करेंगे। अब ये प्रोटोकॉल की पहली जो सीमा थी वो चलने वाली थी 2005 से लेकर 2012 तक के। अब 2012 तक की जब चलने वाली थी तो 2012 के बाद में फिर से क्योटो प्रोटोकॉल की दूसरी अवधि को शुरू किया गया, जो चली लगभग 2020 तक के। और जब 2020 तक के चली तो 2020 के बाद में दुनिया को जलवायु पर किसी प्रकार का क्या मत हो और दुनिया के सभी देश एक साथ मिलकर काम करें, इस बात को लेकर विकसित देश और विकासशील देश दोनों के बीच में समन्वय बनाकर काम करने की बात की। चिली में इसके पहले प्रोटोकॉल हो चुका था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हो चुकी थी, और चिली में जब हो चुका था तो उसके बाद में पेरिस में इस बात को पूर्णतः लागू करने की बात की गई। और यहाँ पर ये बोला गया क्योंकि एक संस्था है IPCC, इसकी स्थापना हुई 1988 में। ये इंटर गवर्नमेंटल एक कमेटी है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये हर
4-5 साल में जलवायु परिवर्तन, मानव क्रियाकलाप और जलवायु परिवर्तन पर उसके प्रभाव को लेकर हमेशा रिपोर्ट जारी करते रहती है। इन्होंने 2012 में एक रिपोर्ट जारी करी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर इसी प्रकार से अगर हम कार्बन को लगातार उत्सर्जित करते रह जाएंगे तो जो इंडस्ट्रियल एरिया समय के पूर्व जो तापमान था उससे 3% अधिक तापमान पृथ्वी का बढ़ जाएगा, जिससे ध्रुवीय बर्फ जो है वो पिघल जाएंगी, जिससे समुद्री स्तर जो है वो 3 से 4 मीटर के करीब बढ़ेगा, जिस वजह से छोटे छोटे द्वीपीय देश, बड़े तटीय देश, उनका जलमग्न होना संभव है, जिससे बड़ी मात्रा में लोगों का पलायन होगा और स्वाभाविक रूप से वर्षा के चक्रण में भी परिवर्तन आएगा। और जब वर्षा के चक्रण में परिवर्तन आएगा तो आपदा आएगी और इसका अल्टीमेटली इकोनॉमी पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। अब इस बात को ध्यान में रखकर सभी देशों के द्वारा मत बताने की बात है कि सभी देश, चाहे विकसित देश हो चाहे विकासशील देश हो, इन दोनों ही देशों के मध्य में एक समन्वय हो और समन्वय होकर एक कार्य किया जाए। इस बात को लेकर 2 बात पेरिस प्रोटोकॉल में रखी गई। एक बात यह रखी गई कि जितने भी विकसित देश हैं, क्योंकि इनके ऊपर आरोप ये लगता था कि ये लोग, विकसित देशों का कहना ये था और विकासशील देशों का ये कहना था कि क्योंकि विकासशील देश विकसित देशों पर ये आरोप लगाते थे कि आपके द्वारा टेक्नोलॉजी को ऐसा बनाया जा रहा है जिस टेक्नोलॉजी से कार्बन के उत्सर्जन को कम किया जा सकता है, और आप इस टेक्नोलॉजी को विकासशील देशों में बेचना चाहते हैं, इसलिए प्रोपेगेंडा फैला रहे हो कि किसी प्रकार का जलवायु परिवर्तन हो रहा है। यदि आपको दुनिया की इतनी ही कहीं ना कहीं शुभचिंता है तो आप क्यों ना ये टेक्नोलॉजी को एक विकासशील देश को ट्रांसफर कर दे। जब वो ट्रांसफर हो जाएगा तो वो समाज सेवा के रूप में सब लोग उपयोग कर पाएंगे। तो आप इसे ट्रांसफर कर दीजिए, हम इसका उपयोग कर लेंगे, या फिर आप ट्रांसफर नहीं करते तो उतना पैसा हमें दे दीजिए जितना पैसा हमें इस टेक्नोलॉजी को खरीदने के लिए चाहिए। यहाँ पर एक मत था, तो मतलब एक टेक्नोलॉजी को लेकर था और एक पैसे को लेकर था, क्योंकि हर देश अपनी विकास को करने के लिए न्यूनतम खर्च और अधिकतम प्रोडक्शन की बात करता है। अब विकासशील देश में अवसंरचना का विकास उतना नहीं होता है, तो बेसिक आधार पर जितने भी ऊर्जा के संसाधन मिलते हैं, लाइक कोयला या लाइक जीवाश्म ईंधन, उनका उपयोग करते हैं। यदि हम उनको कहेंगे कि सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करिए या पवन ऊर्जा का प्रोड्यूस करिए या फिर ओईसीडी का उत्पादन करिए, तो ये एक महंगी प्रौद्योगिकी है, जिस वजह से पर यूनिट खर्चा भी ज़्यादा आएगा और उसका कोई भी उपयोग जब करेगा ही नहीं तो उस देश में विकास कार्य हो पाएंगे क्या। तो वे देश क्या करते हैं, जो विकासशील देश रहते हैं, वो कम खर्च वाले और आसानी से उपलब्ध वाले ऊर्जा के संसाधनों का उपयोग करते हैं। तो वे लोग चाहते हैं कि अगर हम इन संसाधनों का उपयोग ना करें, इन ऊर्जा के संसाधनों का उपयोग ना करें और सस्टेनेबल ऊर्जा के संसाधनों का उपयोग करें, तो उसके लिए जरूरी है हमारे पास पैसा, और अगर हम पैसे का उपयोग करते हैं तो हमारे बाकी सब कार्य छूट जाएंगे जो देश में करना आवश्यक है, जो वेलफेयर के लिए बहुत जरूरी है। तो क्यों ना हम अपने ऊर्जा के संसाधनों को बदले, तो इसलिए विकासशील देश को विकसित देश लगातार फंडिंग करे, ये बात उनके द्वारा कही। इन दोनों ही बात को लेकर पेरिस में एक समझौता बना, जिसके तहत क्या हुआ, ये बोला गया कि जितने भी विकासशील देश है वे सब अपने एक निश्चित मात्रा को निर्धारित करेंगे कि कितना वो कार्बन एमिशन को कम करने के लिए कार्य करेंगे। तो इसके माध्यम से एक इंटेंडेड, मतलब डिटरमाइंड, जितना आप निश्चित कर सकते हो उतने आप मात्रा को बताइए। दूसरी बात, 2020 से जो डेवलप कंट्री हैं वे सभी कंट्री मिलकर हर वर्ष 100 बिलियन डॉलर के करीब करीब विकासशील देश में जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए खर्च करेंगे, चाहे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में है चाहे एनर्जी के क्षेत्र में। ये 2 बात पर बात हुई। अब ये 2 बात पर बात हुई, तो 2 बात पर बात होते हुए भारत सरकार ने भी इसी बात को ध्यान में रखकर क्या किया कि पहले ही COP21 में भारत सरकार ने एक प्लान रखा था कि हम 2022 तक के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तहत
2022 तक के 175 गीगावाट बिजली का उत्पादन सस्टेनेबल तरीके से करेंगे, जिसमें सौर ऊर्जा रहेगी और पवन ऊर्जा रहेगी। भारत सरकार ने ये बात कही। उसके बाद में अभी वर्तमान में COP26 में भारत सरकार ने अपनी इस बात को और दोहराते हुए आगे बढ़ाया कि हम 2030 तक के हम इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट एनर्जी को हम 500 गीगावाट के करीब करीब करेंगे। ये भारत सरकार के द्वारा बोला गया। किसके द्वारा बोला गया? भारत सरकार के द्वारा बोला गया। और दूसरी बात ये बोली गई कि हम इसके अलावा 2070 तक के हम जीरो कार्बन एमिशन के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और 2030 तक के हम अपने कार्बन उत्सर्जन को 50% तक के क्या कर जाएंगे? रिड्यूस कर जाएंगे, कम कर जाएंगे। ये भारत सरकार का कमिटमेंट है जो उन्होंने UNFCCC के COP26 में करा। अब ये जब करा है तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इस बात को भी समझना पड़ेगा। और हमें इस बात को भी समझना पड़ेगा कि इस पूरे सम्मेलन का क्या अर्थ निकल कर आता है। इसका अर्थ यही निकल कर आएगा कि आगे चलकर जलवायु परिवर्तन से लड़ने की जो शक्ति है वो दुनिया में अधिक तेजी से बढ़ेगी। और जब तेजी से बढ़ेगी तो विभिन्न प्रकार के जितने भी चक्रवात आते हैं, साइक्लोन्स आते हैं, कम कम समय में साइक्लोन्स आते हैं, बाढ़ आ रही है, वर्षा अनिश्चित रूप से कभी भी किसी भी वक्त हो रही है, इसकी मात्रा में कहीं ना कहीं कमी आएगी। परंतु और भी उपकरणों का प्रयोग लगातार किया जाना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, IPCC की जो 6वीं रिपोर्ट आ रही है, 5वीं रिपोर्ट, उस रिपोर्ट में भी इस बात को फिर से अंडरलाइन किया गया है कि वर्तमान में उपयोग में लाए जा रहे वाले उपकरण इस जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए नाकाफी है, जिसे और अधिक संतुष्ट करने के लिए विकसित देश के साथ विकासशील देश को भी प्रयत्नशील होना चाहिए। तो बात हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है कि UNFCCC जो है वह अपने कार्यों में कहाँ तक के सफल रहा। उन कार्यों को उद्घाटित करते हुए इस बात को समझाइए कि वर्तमान में इस UNFCCC की क्या क्या सीमाएं उजागर हो रही है, इसको स्पष्ट कीजिए। ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। यदि आपको ये वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा हो तो ऐसे ही वीडियो हम लगातार बनाते रहेंगे ताकि करंट अफेयर्स के वीडियो आपके लगातार अच्छे होते रहें। थैंक यू।